हेलो स्टूडेंट्स। चलिए पहले आपसे एक बात शेयर करते हैं कि आपको पता होगा कि अब हम इसका अपने चैनल का एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा, राइट। और फिर हम वहाँ से और भी आपको वर्कबुक, वर्कशीट, कुछ टेक्स्ट मटेरियल सब कुछ देंगे वहाँ से हम आपको। Welcome to the channel Chemistry Wale Sir. You can download the app from App Store or Play Store. पूरा केमिस्ट्री डेस्टिनेशन, केमिस्ट्री जंक्शन बन जाएगा। सब कुछ आकर वहीं मिलना है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहिए और केमिस्ट्री के मज़े उड़ाते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा हम बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लिसिस यानी स्प्लिटिंग करेंगे। अगर हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें एनोड पर और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या मेटल डिपॉजिट होगी, क्या गैस लिबरेट होगी, डिस्चार्ज होंगे, वो अब हमें इस टॉपिक से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। एक तो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, कैसा टाइप है, इसको भी इलिस्ट्रेट करेंगे। दूसरा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसी है। और फोर्थ, ओवर पोटेंशियल, जिसको हम यहां पर ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्योंकि हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में ही इसको पढ़ेंगे, और कुछ तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमें क्या सब्सटेंस मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड पर, इस स्टडी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितना मिलेगा ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फैराडेज लॉ से कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में। द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर क्या करते हैं ये, ओनली प्रोवाइड सरफेस, सिर्फ ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लें कि हमारे पास प्लैटिनम सबसे अच्छा है, या गोल्ड के इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड में आते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास, जैसे मरकरी का इलेक्ट्रोड कास्टनर कैल्नर सेल में, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कॉपर इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया, दे थ्रू देम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा और ये रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे। तो दीज आर नॉट द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये तमाशबीन नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तमाशबीन है, देखते रहते बस हो क्या रहा है, ठीक है। तो एज इट इज मेंशन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन being electrolyzed and the type of electrode being used. If the electrode is inert like this one, do not participate in the electrochemical reaction and act only as a source or sink of the electron. मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन आएंगे और जाएंगे, राइट। On the another hand, if the electrodes
इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. दस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बदल सकते हैं. अब the product of electrolysis depend upon the different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential. ये अब हम बात करते हैं, that is type of electrode and the electrode potential. यहां पर सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने लिया मोल्टन NaCl. मोल्टन ले रहे हैं बेटा. मोल्टन मतलब एक्वस सॉल्यूशन नहीं है आपके पास. मोल्टन मतलब आपने लेटिस को ब्रेक कर लिया, Na+ और Cl नेगेटिव में बना लिया. और जब तक हम इलेक्ट्रोड स्पेसिफाई नहीं करते तो हम यहां पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मानकर ही चलते हैं. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो नॉन रिएक्टिव है, मतलब अब जो रिएक्शन होगी वो एनोड और कैथोड पर होगी. तो हमारे पास यहां पर ऐसे एक सेल ले लिया, बाहर से आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ये मान लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया और ये भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. और इसके अंदर आपने यहां पर मोल्टन NaCl फिल कर दिया. दैट्स इट. ये हमारे पास हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल. राइट. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ दो आयन हैं, Na आयन एंड द क्लोराइड आयन. तो कुछ सोचना ही नहीं इसमें हमने. हमारे पास है अगर कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पर सोडियम आयन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में डिपॉजिट होने लगेंगे. और एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है वहाँ क्लोराइड जाएंगे और वहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकें. दैट इज Na+ 2 times प्लस 2 times ऑफ Cl गिव्स यू द 2 times ऑफ Na प्लस Cl2. एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा? एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर सोडियम सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट होता रहेगा. कोई और कंपटीशन के लिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं. इसीलिए अभी हम इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे. हम बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl पर. यहां पर बात की गई है ओवर पोटेंशियल की. किसकी बात की गई है? ओवर पोटेंशियल की. अब ये ओवर पोटेंशियल है क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? तो अब हम लिखना शुरू करते हैं. ध्यान से समझिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. अब हम बात करने वाले हैं ओवर पोटेंशियल की. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ये रहा हमारे पास एग्जांपल और हमने लिया मान लो NaCl का सॉल्यूशन ले लिया बेटा. इस बार सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन. और NaCl का जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमारे पास Na+ होगा, Cl नेगेटिव होगा और वाटर भी होंगे. राइट. Na+ होगा, Cl नेगेटिव होगा और वाटर भी हमारे पास यहाँ पर होंगे. अब वाटर एज सच बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है. हम जानते हैं कि Kw की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14 और ये वैल्यू इतनी लेस है कि आपको सफिशिएंट H+ या OH आयन इजीली अवेलेबल नहीं होते. देन व्हाट टू डू? अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कैथोड होगा और नेचुरली एनोड भी होगा. कैथोड पर रिडक्शन होने, कैथोड पर रिडक्शन होने और एनोड पर होने हैं ऑक्सीडेशन. तो अगर हम देखें कि हमारे पास है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल में बदल जाएगा. इसका E0 Rp है, रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास. कितनी वैल्यू हम टेबल से देखकर लिख सकते हैं, -2.71 वोल्ट. और ध्यान रखिए कि यहाँ इलेक्ट्रोड आपने प्लैटिनम ही लिया है. जब तक नहीं स्पेसिफिक है हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेकर चलते रहेंगे. साथ ही साथ H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो H2 बनाएंगे, हाफ H2 कर देते हैं और इसका E0 Rp है 0 वोल्ट. लेकिन ये H+ आयन तो वाटर से मिल रहे हैं. ये H+ आयन आपको किससे मिल रहे हैं? वाटर से.
OH नेगेटिव, ये मिल रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाटर के रेफरेंस में लें, जैसा कि हम नेक्स्ट पेज पर दिखा सकते हैं आपको, ये रहा, राइट, यहां पर हम दिखा सकते हैं, तो बाद में दिखाएंगे, पहले यहां पर आते हैं। तो ये जो H2O है, 2H2O, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बदलेगा H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में, 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में, इस तरह की रिएक्शन होगी। और E0 ऑफ H2O टू H2 की वैल्यू है 0.83 वोल्ट। अब ये रिएक्शन तो हमें परफॉर्म नहीं करानी, क्योंकि हमारे पास फ्री H प्लस आयन सॉल्यूशन में बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबल है। तो हम कैथोड पर या तो फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म कराएं या सेकंड। अब हम ये बात आपसे पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फिजिबल होगी। ये नेगेटिव साइन -2.71 और ये नेगेटिव साइन 0.83, तो ये हाई वैल्यू होगी। हाई वैल्यू होगी तो हम सेकंड रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। और अगर अब हम यहां पर एनोड ले लेते हैं, एनोड पर अब ध्यान से देखना है आपने, Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2, यही रिएक्शन होगी, +2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। E0 OP की वैल्यू आती है -1.36 वोल्ट, -1.36। और अगर वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास E0 Rp की वैल्यू है -1.23 वोल्ट। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर -1 से 0 हो गया और यहाँ -2 से 0 हो गया, ये ऑक्सीडेशन है। इन दो रिएक्शन को फिजिबल बना सकते हैं। अब वैल्यू के हिसाब से तो हमें इस रिएक्शन को फिजिबल बनाना चाहिए, लेकिन जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें यहाँ काइनेटिकली स्लो मिलती है, बहुत स्लो मिलती है। और काइनेटिकली स्लो मिलती है तो ये रिएक्शन एज सच प्रेफर नहीं हो पाती, बहुत स्लो ऑक्सीजन मिलती है। उससे पहले ही कम पोटेंशियल होने के बाद भी हमें क्लोरीन का प्रोडक्शन या क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिल जाता है। तो विच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, काइनेटिकली स्लो की वजह से। और अगर हम इसको काइनेटिकली फास्ट करना चाहते हैं, अगर हम इसको फास्ट करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। हमने यहाँ थोड़ा एरर कर दी, ओपी लिखना चाहिए था, हाँ। तो हमें थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। और जब ये पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो ये वैल्यू -1.48 वोल्ट पहुंच जाती है। तो जब क्लोरीन सफिशिएंट मिल रहा होगा और ऑक्सीजन भी आप चाहते हैं कि ज़्यादा मिले, या ऑक्सीजन को ज़्यादा चाहते हैं, काइनेटिकली फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है। और इसी बढ़ाए हुए एक्स्ट्रा पोटेंशियल को हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। बट लेकिन जैसे ही ओवर पोटेंशियल बढ़ा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो दोनों ही पॉइंट से देखें तो हमें क्लोरीन ही मिलेगा एनोड पर। क्यों? कि अगर हम पोटेंशियल इन्हीं दो को यूज़ करते हैं तो ये मिलता नहीं है, स्लो मिलता है। और इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू इतनी हो जाती है, -1.48, तब जाकर ये काइनेटिकली फास्ट होता है। और ये वैल्यू फिर से क्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस हो गया, तो क्लोरीन आपको मिलेगा और ऑक्सीजन आपको क्लोरीन के कंपैरिजन में नहीं मिलने वाली। इसी को हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल, जो हमने कहा था कि ऑक्सीजन के रेफरेंस में पढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फिजिबल है ये वाला, आर सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लोअर वोल्टेज अंडरलाइन करिए, देखिए, these do not seems to takes place and extra potential is called over potential has to be applied which makes such process more difficult to occur। अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, इन कंपैरिजन टू क्लोराइड, ध्यान रखना, राइट, इन कंपैरिजन टू क्लोराइड।
तो अब हमें एनोड पर क्या मिला, क्लोराइड, क्लोरीन, और कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन। तो हमारे पास जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराना, क्लोराइड ज़रूर इलेक्ट्रोलिसिस में जाएगा, और एट द कैथोड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये रहा, एनोड पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में क्या क्या मिलता जाएगा, आपको OH आयन मिलते जाएंगे, और सोडियम में Na+ भी बचे रहेंगे। तो सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, NaOH बनते चले जाएंगे NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से, एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो NaOH बनता जाएगा, सॉल्यूशन की pH इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा। अब इसी में हम एक पॉइंट और देखते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास मान लो NaCl है, NaBr है, NaI है, या एक लें NaF लें, तो हमारे पास अभी हम कंक्लूड कर चुके हैं, प्रीवियस देख चुके हैं कि हमें एनोड पर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू ब्रोमीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू आयोडीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में अगर हम वाटर को कंपेयर करें तो वाटर विल कन्वर्टेड इनटू O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका ओवर पोटेंशियल के साथ कंपेयर करें तो EOP की वैल्यू आती है -1.48 वोल्ट। तो इन सभी रिएक्शंस में से ये रिएक्शन फिजिबल है, ये फिजिबल है, ये फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सोडियम फ्लोराइड होता और फ्लोराइड से हम फ्लोरीन बनाते +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E0OP की वैल्यू आती है -2.87, और वाटर तो हमने देख ही लिया है। तो अब अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कंपेयर करें फ्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से, ओवर पोटेंशियल मिला भी दें तो 1.48 वोल्ट आता है, ओवर पोटेंशियल कंक्लूड कर भी दें। तो अब हम देखें तो फ्लोराइड की रिएक्शन एनोड पर फिजिबल नहीं है, रादर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो आपके पास हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों में से कोई भी है तो ये पहले एनोड पर जाएंगे। लेकिन अगर फ्लोराइड आ गया आपके पास सॉल्यूशन में तो वाटर के कंपैरिजन में फ्लोराइड नहीं जाएगा, रादर वाटर विल इलेक्ट्रोलाइज्ड फर्स्ट। मेरी बात समझ आ गई होगी, विच इज नॉट इन द NCERT पोर्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज द मोल्टन NaCl, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। वी हैव ओनली वन कैटायन विच इज रिड्यूस्ड एंड वन एनायन विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ कोई हमारे पास कंपैरिजन नहीं था, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में था कंपैरिजन। Na++ Cl नेगेटिव है यहाँ पर, अगर मोल्टन है तो, अगर मोल्टन फॉर्म है तो। लेकिन अगर आपके पास Na+ Cl नेगेटिव प्लस HOH है तो अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और बिना उसके हम नहीं बता पाएंगे कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर वन टाइप ऑफ कैटायन एनायन, नो अदर ऑप्शन। लेकिन एक से ज़्यादा टाइप है जो कि नेचुरली हमारे टेस्ट में पूछा जाता है, तो हमें उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। जैसे हम अभी भी बता चुके हैं आपको कि अगर हमारे पास मान लो ब्रोमाइड से ब्रोमीन बनाना होता, फिर से लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो E0OP आता है वो वैल्यू आती है -1.09 वोल्ट। वाटर के कंपैरिजन में ये जाएगा। अगर आयोडाइड से आयोडीन बन रहा होता +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E0OP कितना आता है हमारे पास, लगभग -0.54 वोल्ट। क्लोरीन का हम लिख चुके हैं -1.36 वोल्ट, और फ्लोरीन का भी लिख चुके हैं, फ्लोराइड का। तो नेचुरली ये रिएक्शन प्रेफर होंगी। तो हमें कंपटीशन देखना है यहाँ पर। इस केस में जो ये एग्जांपल दिया है, इसमें कोई कैटायन, कोई एनायन कंपटीशन में नहीं है, तो वो कंपटीशन हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है आपको।
जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस बोल दिया, देखिए यहाँ पर LSS भूल गए आप लोग। द प्रोडक्ट आर NaOH, chlorine and hydrogen in this case. Besides sodium and chloride ion have H plus and OH. Besides Na plus and chloride ion solution have H plus and OH ions along with the solvent molecule. Solvent के साथ साथ है। अब ये वैल्यू लिख दी है, देखिए हमने पहले ही बता दी थी। H plus ion ये बता चुके हैं आपको। The reaction with higher E0 is preferred. Higher बड़ी वैल्यू होगी, and therefore the reaction at the cathode during the electrolysis is this one. But H plus ion is produced by the dissociation of water. ये रहा। Therefore the net reaction, मतलब ये कहना चाहते हैं कि H plus ion का आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, लेकिन नेचुरली अगर हम देखें तो हमारे पास H plus ion है नहीं सॉल्यूशन में, किसी एसिड से नहीं मिल रहे। इसका E0 OP RP जो भी लेना है आपने वो ज़ीरो ही होगा। लेकिन ये H plus आयन आपको कहाँ से मिल रहे हैं? वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। तो अब क्या किया, इन दो रिएक्शन को जोड़ दिया। देखो यहाँ पर 3.4 लिखा, यहाँ पर ये इक्वेशन है, एंड 3.3 एंड 3.4, 3.3 एंड 3.4 को सम कर दिया। तो हमने यही नेट रिएक्शन लिखी थी, अगर आप प्रीवियसली देख लें तो ये रही वो नेट रिएक्शन, देख सकते हैं। हाफ H2 हो गया, बस और कुछ नहीं है। और एट द कैथोड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशंस आर पॉसिबल। देखो यहां पर भी इलेक्ट्रोलिसिस करा है, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, ये वैल्यूज है, ध्यान से देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो -1.36 और -1.23 लिखा था, तो ये जो पोटेंशियल लिखे हैं, ये जो पोटेंशियल लिखे हैं, ये लिखे हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स। क्या लिखे हैं इनके? रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हैं। हमने क्या लिखे थे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E0 OP लिखा था हमने, OP मतलब क्लोराइड से क्लोरीन, वैल्यू -1.36 वोल्ट, और E0 ऑफ OP ऑफ वाटर टू O2, इसकी वैल्यू थी -1.23 वोल्ट। देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पेज पर वैल्यू आ जाएगी। द रिएक्शन एट एनोड विद द लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड। तो E0 कौन सी? एंड देयरफॉर वाटर शुड बी गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू क्लोराइड। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन 3.36 इज प्रेफर्ड ओवर पोटेंशियल की वजह से, और ओवर पोटेंशियल की वैल्यू के बाद वैल्यू कितनी आ गई थी? 1.38 वोल्ट। तो ध्यान रखना है आपको वैल्यूज पर और ओवर पोटेंशियल पर। दस द नेट रिएक्शन में बी समराइज्ड एज सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, सोडियम और क्लोराइड बनेगा, कैथोड पर रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन। तो ये नेट रिएक्शन आ गई हमारे पास। अब इस नेट रिएक्शन में देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस विल मूव आउट, क्लोरीन गैस विल मूव आउट, और सॉल्यूशन में क्या बच गया? NaOH। NaOH बचा, तो NaOH का सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक, pH इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली अगर हम देखें तो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन की pH होती है 7 आयनिक इक्विलिब्रिया। पढ़ चुके हैं आप लोग, बता चुके हैं हम आपको अपने इसी चैनल पर। और सॉल्यूशन की pH बढ़ती चली जाएगी, यानी 7 से इंक्रीज होती चली जाएगी, बेसिक सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस। किसका इलेक्ट्रोलिसिस? सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय द, हाँ देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय द नर्स इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन इफेक्ट। ये तो कोई अभी मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की।
अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस होंगे जो हमें चेक करने हैं कि कौन से प्रोसेस हम परफॉर्म कराएं और कौन से प्रोसेस हम परफॉर्म नहीं कराते हैं, क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी, क्या रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो हम यहाँ पर और प्रिसाइजली इसको लिखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, देखो वाटर का इस्तेमाल किया ही है, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बाय डिफॉल्ट है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बाय डिफॉल्ट है। नाउ इफ वी टेक एनोड रिएक्शन, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज जिस पर सल्फेट आयन जा सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, और ये ऑक्सीडेशन होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा S2O8 2 नेगेटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कन्वर्ट होगा। और अगर हम इसका E0OP लिखें तो E0OP आता है माइनस लगभग 2.0 वोल्ट, जिसको यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है 1.96 या -2 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, ठीक है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पोटेंशियल इन्होंने कौन सा लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। जो भी एनोड का पोटेंशियल लिख रहे हैं एनसीईआरटी वाले, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। हम किसका लिख रहे हैं, एग्जैक्ट जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए देखो यहाँ पर साइन भी नहीं लगा रही है। तो इस चीज़ से घबराने की बात नहीं है, हम जो लिख रहे हैं वो एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। हमने बिल्कुल स्पेसिफिक बताया, जो वैल्यू बड़ी होगी वही प्रोसेस होगा एनोड पर। अब इसी के साथ हमारे पास वाटर भी पड़ा हुआ है, वो भी तो जा सकता है, और वो रिएक्शन हम देख चुके हैं, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी E0OP की वैल्यू निकालें, ओवर पोटेंशियल के साथ भी ले लें, वैसे तो बिना ओवर पोटेंशियल के इतना है और ओवर पोटेंशियल के साथ 1.48 वोल्ट होती है। तो इन दो में से देखें तो हमारी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी और ये वैल्यू फिजिबल होगी, यानी एनोड पर वाटर विल इलेक्ट्रोलाइज नॉट द सल्फेट आयन। अभी रह गया हमारा कैथोड, वो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ लिख रहे हैं हम ऊपर चला गया, ऐसा नहीं। अब एनोड पर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास H+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाले, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म, H2, हाफ H2, और E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, 0 वोल्ट। और अगर हम लें 2H2O, हम कंपटीशन पूरा लेकर चलेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर भी जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि वाटर डाइपोलर है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। और अगर वाटर जाएगा तो भी आपको H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव ही मिलेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस ही मिलनी है आपको, चाहे आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस दिखाएं या H+ आयन का। इसका E0RP की वैल्यू कितनी आती है, -0.83 वोल्ट। तो ये रिएक्शन हमारी फिजिबल हो जाएगी, एज सच ये नहीं फिजिबल होगी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलिए, प्रीवियस पेज पर देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोइंग प्रोसेसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 3.38 is preferred, but at higher concentration H2SO4 process 3.39 is preferred। क्या कहना चाहते हैं ये इसमें? अब हम इसको अगले पेज पर ले आते हैं, लिख कर छोड़ देते हैं, बाकी अपना माथा फोड़ते रहिए, देखते रहिए क्या होगा। अब हम हायर कंसंट्रेशन पर क्या होगा, तो हमने आपको दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर डाली जो हमने शुरू में लिखी थी कि प्रोडक्ट जो मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पर। दूसरा, हम फिर से लिख देते हैं उस पॉइंट को, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, या नेचर ऑफ या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरा, ओवर पोटेंशियल, और फोर्थ वन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम प्रीवियस पॉइंट को ले तो फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 3.38 रिएक्शन इज प्रेफर्ड बट एट हायर कंसंट्रेशन। तो अब कंसंट्रेशन का फर्क आ जाता है,
इसी को अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हायर कंसंट्रेशन को। अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है, यहाँ पर इसकी बात कर ली है, इसकी बात कर ली है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की बात अभी नहीं की है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात नहीं की है, हम उसको भी लेंगे। अब हम बात करते हैं विच इज नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी। इफ 50% aqueous solution of H2SO4 होता, 50%, यानी ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है, स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड फॉर्म है, और मैं आपको इसका रेफरेंस दूं तो हम इन H2O2 प्रिपरेशन +1 में इसको कर चुके हैं। आप चाहें तो बुक को, कॉपी को टर्न करके देख सकते हैं, वहां पर हमने इसको यूज किया था। अब अगर हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर है, तब क्या होता है, तब एक्चुअली कैथोड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड पर तो हमारे जाने वाले H+ आयन थे जो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कैथोड की रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, यही आएगा। आप चाहें तो 2H2O ले लीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव बना लेगा। तो कैथोड पर प्रेफर तो ये है, लेकिन मिलेगा तो आपको हाइड्रोजन ही। अभी हमारी एनोड वाली बात आ गई। एनोड पर जब हमारे पास नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 था, कंसंट्रेटेड नहीं था, हमने अभी क्या लिया, कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया, तो हमारे पास सल्फेट आयन है, नेगेटिव चार्ज के हैं, और वाटर है जो कि अब एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज़्यादा है, ये पार्शियल है, वो कंप्लीट है। तो ये नेगेटिव पार्ट एनोड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अमाउंट में ज़्यादा है। तो अगर हम कोई यहाँ एनोड लिख लें, जैसे ऐसा एनोड हमने बना लिया, मान लो ये एनोड है और ये कंटेनर हुआ। अब इसमें बहुत सारे सल्फेट आयन हैं, बहुत सारे सल्फेट आयन हैं, और जिन पर चार्ज नेगेटिव है, तो ये बहुत तेज़ी से भागते हैं इसकी तरफ, जिसकी वजह से SO4 2 नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में इन प्रेफरेंस टू वाटर पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब ऑल्दो इसकी वैल्यू E0 ऑफ OP की वैल्यू कितनी है, लगभग -2 वैल्यू है ऑक्सीडेशन, और इसका E0 OP कितना आता है, ओवर पोटेंशियल को भी मिला लें तो -1.48 वोल्ट आता है। तो ये एक और फैक्टर हुआ कंसंट्रेशन। तो जब तक आपसे कहा ना जाए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तब तक आपको ये रिएक्शन प्रेफर करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमने बता दिया, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया है, तो ये रिएक्शन प्रेफरेंस हो जाती है, इस रिएक्शन को हम प्रेफरेंस देते हैं। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इलेक्ट्रोड का इफेक्ट देखते हैं, किसका, इलेक्ट्रोड का। तो उसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक तो हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। इस बार हमने प्लैटिनम नहीं लिया। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप +1 के टॉपिक कास्टनर केल्नर सेल S ब्लॉक, कास्टनर केल्नर सेल से देख सकते हैं, वहां इसको आप यूज करेंगे। क्या है ये पॉइंट, कि अब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो हमारे पास सॉल्यूशन में सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, और नेचुरली वाटर भी होंगे। अब अगर हम कैथोड देखते हैं, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन पॉसिबल है। कैथोड पर है सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द सोडियम सॉलिड, और वाटर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और ये H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में बदलते हैं। ये कैथोड की रिएक्शन है। अब कैथोड क्योंकि मरकरी का बना है, तो ये सोडियम मरकरी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है,
मरकरी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और बना लेता है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम लाइक दिस वन, सोडियम मिला सॉलिड और मरकरी लिक्विड था, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया और NaHg लिक्विड की फॉर्म में चला जाता है, डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर। तो अब अगर हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेकर चल रहे हैं तो ये रिएक्शन प्रेफर होती है, ये नहीं होती। अब इलेक्ट्रोड ने मिलने वाला प्रोडक्ट बदल दिया, सिर्फ कैथोड का। अगर हम एनोड लें तो एनोड पर 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड गिव्स ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और E0OP इसी पर्टिकुलर रिएक्शन का लिख रहे हैं टेबल से देखकर, -1.36 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। और वाटर कन्वर्टेड इनटू O2 गैस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी, चार्ज बैलेंस करना था। और इसका E0OP आएगा -1.23 वोल्ट, बट ओवर पोटेंशियल 1.48 वोल्ट होने की वजह से हम किस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता तो हम सेकंड रिएक्शन को प्रेफर करते कैथोड पर, लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड क्योंकि इसको डिसॉल्व कर लेता है, अमलगम बना लेता है, तो हम इस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो इलेक्ट्रोड के बदलने से भी हमें मिलने वाले प्रोडक्ट बदल जाते हैं, मिलने वाले प्रोडक्ट बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जब तक आपको इलेक्ट्रोड ना बताया जाए आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की 2 रिएक्शन हम कंपेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड का क्या फर्क होता है। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, अभी जब नहीं दिया तो हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मानते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, पहले देख लें कि मिलेगा क्या क्या सॉल्यूशन में। कॉपर आयन, सल्फेट आयन और वाटर तो है ही, एक्वस सॉल्यूशन बोला। तो अब यहां देखिए बेटा, कैथोड, कैथोड, कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर मेटल में बदल सकते हैं, सॉलिड। लेकिन हमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनेगा H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। इसका E0RP, कैथोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, जिसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और इसका E0RP जिसकी वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। तो आप देखकर बता सकते हैं आसानी से कि हम इस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब अगर हम यहाँ एनोड ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एनोड पर हमारे पास सल्फेट आयन है, विच विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू H2OA2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका E0OP की वैल्यू आएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली -2 वोल्ट। और वाटर भी रखा है, ओवर पोटेंशियल भी मिला लें अगर हम इसको, तो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका E0OP आता है -1.23। और कई बार बता चुके हैं कि ओवर पोटेंशियल के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, हमें कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करना चाहिए, इसमें हमें इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर भी जा रहा है और कॉपर आयन भी जा रहा है। तो हम लिखें 2H2O प्लस Cu प्लस 2, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना ही है बस आपने,
प्लस O2 प्लस 4H प्लस। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो जब भी आपसे कहे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो आप एग्जैक्टली एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखिए और उनको जोड़ दीजिए। बस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो वो कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर रिएक्शन क्या होगी एनोड पर और कैथोड पर, कॉपर आयन कॉपर में बदल जाएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। लेकिन अगर अब हम यूज कर लें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम का भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम में हमने यहां एक प्लेट ले ली, यहां भी एक प्लेट ले ली। बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर, और इसको हम एक को एनोड और एक को कैथोड बना देते हैं। ठीक है, और दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो हमारे पास प्लेट है, ये भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की है। सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है और वाटर है, ये सब है। पता नहीं कैसे, हाँ बेटा पढ़ाते पढ़ाते। तो अब यहां पर देखना है कि कॉपर आयन हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम कैथोड लेते हैं बेटा, कैथोड मतलब हम नेगेटिव पार्ट वाला लेंगे, तो कैथोड पर कॉपर आयन ऑफ द सॉल्यूशन टेक्स अप द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल सॉलिड। वाटर को भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ दें और कंपैरिजन अच्छे से ना कर पाए। तो ये H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, रिडक्शन हो गया H प्लस आयन का, और इसका E0 जो RP बनता है वो माइनस 0.83 वोल्ट बनता है, और इसका E0 RP कितना बनता है, इसका E0 RP बनता है 0.34 वोल्ट। तो आप बता सकते हैं कि हम सर पहली रिएक्शन को प्रेफर करेंगे और दूसरी रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। अब बात आती है मेन एनोड को लेकर। एनोड यानी ये वाला पोर्शन हमारा एनोड। अब एनोड पर क्या प्रोसेस होंगे, यहां तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है, कॉपर प्लस 2 आयन है, वो इधर प्लेट पर जा रहा है और डिपॉजिट होता चला जा रहा है, ऐसे यहां जमता चला जा रहा है। ठीक बा, यहां ऐसे जमता चला जा रहा है। ध्यान रखना भाई, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी ध्यान से समझते रहिए। अब एनोड पर जरा फोकस करते हैं। एनोड है ये कॉपर प्लेट, ये तो सल्फेट आयन शुड कन्वर्टेड इनटू S2O8 2 नेगेटिव, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका E0 OP की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 2.0 वोल्ट, 1.98 है, हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। वाटर भी ले लेते हैं, और वाटर विल कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका अगर हम ओवर पोटेंशियल सब कुछ मिला लें तो भी वैल्यू सल्फेट से तो कम ही है। तो अभी तो हमें लग रहा है कि वाटर वाली रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट को और देखना है। कॉपर जो सॉलिड है, यानी ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है हमारे पास कॉपर की, इस सॉलिड प्लेट से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आने लगते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब जरा वैल्यू देखें तो E0 OP की कितनी आएगी, ये रही RP की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, रिएक्शन जस्ट रिवर्स की है हमने, तो नेचुरली ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस 0.34 वोल्ट। अब जरा इन तीनों में कंपेयर करो कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, तो ना ये फिजिबल, ना ये फिजिबल, ये फिजिबल है। तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ प्लेट से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आते रहेंगे, और जो कॉपर आयन सॉल्यूशन के हैं वो यहाँ डिपॉजिट होते रहेंगे। तो कॉपर आयन इज गेटिंग रिड्यूस्ड
and copper plate of the anode is getting oxidized. वाटर या सल्फेट का कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ये प्लेट खत्म होती रहेगी, ऐसे खत्म होती रहेगी और सॉल्यूशन में मिलते रहेंगे आपको आयन। लेकिन जब तक ये प्लेट रहेगी तब तक कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? कॉपर आयन से कॉपर बन रहे हैं, खत्म हो रहा है कॉपर आयन, लेकिन कॉपर प्लेट यानी एनोड कॉपर आयन बनाती जा रही है, तो कॉपर आयन बन रहे हैं, कॉपर आयन यूज हो रहा है, कॉपर आयन इधर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा। जितना निकाल रहे हैं उतना रख रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना रख रहे हैं। तो कॉपर आयन की ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। और यहाँ कॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोड इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। राइट, बात समझ आई? और इन सब के अलावा एक इलेक्ट्रोलिसिस जो आप ऑर्गेनिक में करते हैं वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो वहीं डिस्कस करेंगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के फैक्ट थे, पॉइंट थे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड थे। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ आया होगा। नहीं है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे और भी डिमांड कर सकते हैं, हम और इसको अच्छे से समझाने की बात करेंगे, बट अप टू द एनसीईआरटी बोर्ड लेवल तक ही हम अपने लेक्चर्स को भी लिमिट किए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसके लिए। राइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बस कुछ ही दिनों में हम लॉन्च कर देंगे अपनी एक क्या ऐप, ठीक है।